14 फरवरी की तारीख हमारे देश में दो बिल्कुल अलग कहानियों की गवाह है। एक तरफ लाखों लोग गुलाब और चॉकलेट्स के साथ अपने प्यार का जश्न मनाते हैं, कैंडल लाइट डिनर होते हैं और कसमें वादे किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कहानी उन 40 परिवारों की है जिनकी दुनिया इसी दिन एक झटके में उजड़ गई, जिनके घर के चिराग, किसी का एकलौता बेटा तो किसी का सुहाग, उनसे हमेशा के लिए छीन लिया गया। जो वापस आए तो ताबूतों में और चीथड़ों में। आज इस बात को 7 साल हो चुके हैं, हमारे देश के इतिहास के सबसे बड़े इंटेलिजेंस फेलियर को, लेकिन उससे जुड़े सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। हमें फिल्मों और मीडिया में पुलवामा का एक ग्लोरीफाइड और इलेक्शन फ्रेंडली वर्जन दिखाया गया। हमला हुआ, हमने बदला लिया और हैप्पी एंडिंग। लेकिन असली पिक्चर बहुत डरावनी और कड़वी है। इसलिए आज हम द देश बोर्ड पर उन 7 चुभते हुए सवालों को उठाएंगे जिन्हें पिछले 7 सालों में दफनाने की कोशिश की गई है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2019 की सुबह 3:30 बजे, जब 78 गाड़ियों का एक विशाल काफिला 254 7 सीआरपीएफ जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर के लिए निकलता है। नियमतः ऐसे काफिले 15-20 गाड़ियों तक सीमित होते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे 2 दिनों से बंद था। जवानों का बैकलॉग जमा हो गया था और ट्रांजिट कैंप में भीड़ बढ़ रही थी। जैसे ही मौसम खुला, अफरा तफरी में फैसला लिया गया कि सभी को एक साथ भेजा जाए। यहीं पर तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक का वो खुलासा सामने आता है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। मलिक ने साफ कहा था कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे क्योंकि सड़क का रास्ता सुरक्षित नहीं था। लेकिन राजनाथ सिंह के मंत्रालय ने ये रिक्वेस्ट खारिज कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था अपने जवानों को 5 जहाज नहीं दे पाई। वहीं जब चुनाव प्रचार के लिए पीएम को कहीं जाना होता है तो डिब्रूगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, लेकिन जवानों के लिए जहाज नहीं मिलते हैं। यहीं पर आता है पहला सवाल। 7 साल बाद भी हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि एयरक्राफ्ट का डिनायल किस इशू से किया गया, किसकी कलम से वो आदेश निकला और इस लापरवाही के लिए किसे सजा मिली। गलतियों का सिलसिला यही नहीं रुका। जब एयर ट्रांसपोर्ट मना कर दिया गया तो 78 गाड़ियों को एक साथ भेजने का फैसला लिया गया, जिससे काफिला कई किलोमीटर लंबा हो गया। यह एक सिटिंग डक यानी आसान निशाना था। काजीगंज जैसे आतंकी प्रभावी इलाकों से गुजरते हुए भी काफिले में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ सामान्य बसें और ट्रक शामिल थे। यहाँ खड़ा होता है दूसरा सवाल। आखिर किसने यह निर्णय लिया कि इतने संवेदनशील समय में सारे सैनिकों को एक साथ सड़क मार्ग से भेजा जाए? क्या इसी लंबी कतार ने आतंकवादियों को हमले का मौका दिया? और क्या उस अफसर या कमांड चेन पर कोई कार्रवाई हुई जिसने सुरक्षा प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया? दोपहर 3:15 पे लेथपोरा में 22 साल का आदिल अहमद 200 किलो विस्फोटकों के साथ एक मारुति इको वैन लेकर घात लगाए बैठा था। उसके पास पक्की खबर थी। वह एक कच्चे रास्ते से उस सैनिटाइज्ड हाईवे पर चढ़ता है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो अपनी गाड़ी से बस को टक्कर मारता है। धमाका इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए और जवानों के शरीर 500-600 मीटर दूर जाकर गिरे। इस हमले में 35 किलो हाई ग्रेड आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ। यही है हमारा तीसरा सवाल। इतनी भारी सुरक्षा के बीच देश के अंदर इतना आरडीएक्स कैसे आया? कैसे एक कार बम तैयार हुआ और एक सुरक्षित हाईवे तक पहुंच गया? आज तक सरकार ने इसकी पुष्टि क्यों नहीं की कि यह सुरक्षा चूक किसकी थी?
हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली। बाद में जांच में मारे गए आतंकी उमर फारूक के सैमसंग नोट 9 फोन से पता चला कि वो मार्च और मई के 2018 के बीच 35 किलो RDX पाकिस्तान से भारत लेके आया था। यानी विस्फोटक महीनों तक देश में घूमता रहा। लेकिन जब सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके कहा कि यह हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ऐसा नहीं होता, तो उन्होंने चुप रहने को कहा। पीएम और NSA अजीत डोभाल ने उनसे कहा, तुम अभी चुप रहो। चौथा सवाल इसी चुप्पी पर है, क्या पाकिस्तान के अलावा इस हमले में कोई आंतरिक मदद भी शामिल थी? क्या कोई लोकल नेटवर्क या गद्दार सिस्टम के अंदर था जिसने काफिले की सटीक जानकारी दी, और अगर था तो उसकी जांच किस स्तर तक हुई? सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं है कि यह इंटेलिजेंस फेलियर था, जबकि फ्रंटलाइन मैगजीन की रिपोर्ट बताती है कि 2 जनवरी से 13 फरवरी 2019 के बीच 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे। एजेंसियों को पता था कि आतंकी मुदस्सिर अहमद खान विदेशी आतंकियों के साथ मिलकर किसी बड़े हमले की फिराक में है। तो 5वां सवाल यह है कि अगर इंटेलिजेंस इनपुट्स थे तो वे ग्राउंड पर CRPF तक क्यों नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे तो उन पर कोई प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या यह संवाद की कमी थी या जानबूझकर की गई अनदेखी? गलती 26/11 में भी हुई थी, लेकिन गलती को व्हाइट वॉश करना उससे भी बड़ी गलती है। पुलवामा के लिए आज तक किसी एक भी बड़े अफसर या मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली, न किसी का इस्तीफा हुआ। इस कहानी का सबसे रहस्यमयी पात्र है DSP देवेंद्र सिंह। जनवरी 2020 में उसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को अपनी गाड़ी में ले जाते हुए पकड़ा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2018 से 19 में पुलवामा हमले के समय देवेंद्र सिंह वहीं तैनात थे। उनका नाम 2001 के संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु के खत में भी आया था, जिसमें अफजल ने दावा किया था कि देवेंद्र सिंह ने ही उसे एक आतंकी को दिल्ली ले जाने और लॉजिस्टिक्स देने के लिए मजबूर किया था। छठा सवाल बेहद गंभीर है। इतने संगीन आरोपों के बावजूद देवेंद्र सिंह को इतने सालों तक सिस्टम में किसने पनाह दी? क्या वो कोई डबल एजेंट था या किसी बड़े नेता का हाथ उसके ऊपर था? उससे बिना किसी फुल इंक्वायरी के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और बाद में जमानत भी मिल गई। पुलवामा हमले में उसकी भूमिका की गहन जांच क्यों नहीं हुई? अंत में पुलवामा की शहादत का इस्तेमाल वोटों की फसल काटने के लिए किया गया। पीएम मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से कहा कि उनका वोट पुलवामा के शहीदों को समर्पित हो। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी अपनी किताब में लिखा है कि इस त्रासदी का इस्तेमाल पाकिस्तान बैशिंग और चुनाव जीतने के लिए किया गया। सरकार अब ऐसी किताबों पर भी 20 साल का बैन लगाने की तैयारी में है। पुलवामा के बाद भी पहलगाम और दिल्ली में सुरक्षा चूकों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जवाबदेही कहीं नहीं है। जो सवाल उठाता है उस पर रेड पड़ जाती है या उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। 7वां और आखिरी सवाल, क्या हमारे देश में जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी मर चुकी है? अगर पुलवामा कोई अंदरूनी साजिश या लीक नहीं थी तो 7 साल बाद ही सही सरकार JPC या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की भाग क्यों नहीं ले रही है? याद रखिए, अगर हम अपनी कमियों और गद्दारों को नहीं पहचानेंगे तो हम अनजाने में ही अगले पुलवामा की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये आपको पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषणों के लिए देखते रहिए द देश बोर्ड। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।